गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रीशियन और फिटर प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस विषय के अंतर्गत हमारा जो अध्याय चल रहा है, अध्याय 10। इस अध्याय का जो टॉपिक है हीट एंड टेम्परेचर, अर्थात ऊष्मा और तापमान। थोड़ा सा मैं आपको पिछले क्लास की बातें याद दिला देता हूँ। ऊष्मा के बारे में हमने आपको बेसिक मीनिंग बताया था कि ऊष्मा होता क्या है। तो ऊष्मा को हमने बताया था कि ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊर्जा से क्या होता है, कार्य होता है। तो ऊष्मा से भी कार्य होना चाहिए जब ऊर्जा है तो हमने ये सारी बातें आपको बताया था कि ऊष्मा भी काम कर सकता है। आपने देखा होगा स्टीम इंजन, भाप इंजन जो है इस सिद्धांत पे काम करता है। और अब हम आपको जो पिछली क्लासेज हुई थी उसमें हमने आपको ऊष्मा के मात्रक बताए थे। तो सारे मात्रक हमने अच्छे तरीके से समझाया था। अगर आपको मात्रकों को लेकर कोई भी संदेह हो रहा है तो आप पिछली क्लास लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। आज हम शुरू करते हैं इस अध्याय का लेक्चर नंबर 2। अब देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, ऊष्मा के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट्स। मतलब ऊष्मा के प्रभाव कौन कौन से होते हैं, ऊष्मा क्या क्या असर डालता है। तो देखिए, ऊष्मा के निम्नलिखित प्रभाव हैं। पहला हमने लिखा है तापमान में परिवर्तन। तो इसमें हमने परिभाषा में लिखा गया है कि गर्म करने से किसी वस्तु की गर्मी बढ़ जाती है, परंतु ऊष्मा लेने से ठंडी हो जाती है। अब आपने देखा होगा कि अगर लोहे की रॉड है तो अगर उसको गर्म किया जाएगा, अर्थात उसको ऊष्मा दी जाएगी, तो उसका तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक उदाहरण और ले सकते हैं, पानी। पानी के अगर आप ऊष्मा देंगे, अर्थात उसको हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो पानी का तापमान बढ़ जाएगा। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि ऊष्मा के कारण तापमान में परिवर्तन आता है। ऊष्मा दी जाती है तो तापमान बढ़ जाता है, ऊष्मा ली जाती है तो तापमान घट जाता है। सेकेंड जो हमारा इसमें इफेक्ट है, ऊष्मा का जो दूसरा प्रभाव है, इसका नाम है आकार में परिवर्तन। तो इसमें क्या लिखा गया है कि अधिकतर पदार्थों का आयतन गर्म करने पर बढ़ जाता है और ठंडा करने पर घटता है। अब आपने देखा होगा कि अगर आप कोई चीज़ गर्म करते हैं तो थोड़ा सा वो इलोंगिनेट हो जाती है, मतलब वो बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पे आपने कई बार सुना होगा कि जो रेलवे की पटरियाँ होती हैं, तो बहुत लंबी लंबी पटरी एक बार में तो हम बिछा नहीं सकते हैं, उसको पार्ट वाइज, मतलब कई खंडों में जोड़कर बनाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है, मतलब बीच में खाली जगह छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे का कारण ये है कि ऊष्मा के कारण, मतलब जब गर्मी का सीजन आता है तो तापमान बढ़ जाएगा। सूर्य से जो ऊष्मा मिलेगी उसके कारण क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा। और तापमान बढ़ेगा तो उसके आकार में क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसका मतलब कि जो रेल की पटरी है वो बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो उसके लिए बीच में जगह छोड़ी जाती है ताकि उस जगह में वो फिट हो जाए। अगर जगह नहीं छोड़ा जाता तो क्या होता, क्रैक उसमें पड़ जाते हैं। इसलिए हमने ये देखा कि ऊष्मा के कारण आकार में भी परिवर्तन होता है। तीसरा पॉइंट है कि अवस्था में परिवर्तन। अब आपने देखा होगा कि पानी को ठंडा करने पर ठोस अवस्था में बदल जाता है और गर्म करने पर भाप में बदल जाता है। तो आपने देखा पानी किस अवस्था में, किस भौतिक अवस्था में है, द्रव की अवस्था में है। जब आप उसको ठंडा करते हैं तो बर्फ़ बन जाता है, अर्थात अब उसकी अवस्था क्या हो जाएगी, ठोस की अवस्था हो गई, सॉलिड की। और जब आप उसको गर्म करते हैं तो भाप बनकर उड़ने लगता है। इसका मतलब अब उसकी अवस्था क्या होगी, गैस की अवस्था में। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ऊष्मा के कारण वस्तु की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। चौथा है रासायनिक परिवर्तन। जो पदार्थ साधारण ताप पर आपस में नहीं मिलते हैं वो गर्म करने पर मिल जाते हैं, अर्थात उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। जैसे लोहा और गंधक, मतलब लोहे और गंधक को गर्म करके मिलाया जा सकता है, उनको जोड़ा जा सकता है। अगला पॉइंट है भौतिक गुणों में परिवर्तन।
5वां पॉइंट, तो ऊष्मा वस्तु के भौतिक गुणों जैसे कठोरता में परिवर्तन ला देती है। अब अगर आप किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, नरम हो जाएगी, और ठंडा करेंगे तो सख्त हो जाएगी। अगला पॉइंट है विद्युत प्रभाव। तो इस पॉइंट में लिखा गया है कि ऊष्मा द्वारा विद्युत की धारा भी बहती है। तो आपने ये देखा कि ऊष्मा के कौन कौन से प्रभाव थे। तो हमने आपको ये कुल 6 पॉइंट बता दिए कि ऊष्मा के कारण ये प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक है विशिष्ट ऊष्मा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। इसकी परिभाषा कि ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, उसी को हम विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। और यह अंग्रेजी के स्मॉल एस अक्षर से प्रदर्शित की जाती है। अब विशिष्ट ऊष्मा का मतलब क्या है कि कोई भी पदार्थ हो, अगर हम उसको गर्म करेंगे तो उसका तापमान बढ़ेगा। तो विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा ये दी गई है कि कोई भी आप मटेरियल ले लीजिए, चाहे पानी ले लीजिए, चाहे लोहा ले लीजिए, चाहे एल्युमिनियम ले लीजिए, विशिष्ट ऊष्मा वह मात्रा कही जाएगी। मान लीजिए कोई भी आप पदार्थ ले रहे हैं, उसका 1 ग्राम केवल लीजिए, और उस 1 ग्राम पदार्थ का तापमान मान लीजिए जितना भी रहा हो, 14 डिग्री रहा हो, 15 डिग्री रहा हो। अब 15 डिग्री से उसको 16 डिग्री करना है, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाना है, तो उसको ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो जितनी ऊष्मा आप देंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए 1 ग्राम पदार्थ की मात्रा को, वही विशिष्ट ऊष्मा कही जाती है। अब पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, 1 होती है। एल्युमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा 0.22 होती है। कॉपर की विशिष्ट ऊष्मा 0.1 होती है, और आयरन की विशिष्ट ऊष्मा 0.12 होती है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही क्लियर कट आपको विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा बता दिया है कि किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अगर आपको डिफाइन करना है, बताना है, तो आप कहिए ये कि उस पदार्थ का 1 ग्राम मात्रा ले लीजिए, और उस 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी भी ऊष्मा आप दे रहे हैं, वही उस पदार्थ की क्या हो जाएगी, विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी। अब अगला हमारा जो टॉपिक है ऊष्माधारिता, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थर्मल कैपेसिटी। इसका क्या मतलब है, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है, पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि विशिष्ट ऊष्मा में भी मैंने आपको यही बताया था कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाना था, और ऊष्माधारिता में भी हम यही बता रहे हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको ऊष्माधारिता कहते हैं। लेकिन ऊष्माधारिता में हमने आपको पदार्थ की मात्रा फिक्स नहीं किया है। हमने ये नहीं कहा कि पदार्थ की 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। हम ये करें कि पदार्थ का कुछ भी द्रव्यमान हो, 10 ग्राम, 50 ग्राम, जो भी पदार्थ का द्रव्यमान ले लिया जाए, उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए तापमान जितनी भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसको हम उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं, थर्मल कैपेसिटी। अर्थात थर्मल कैपेसिटी निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, m/s। ये बड़े आसानी से समझ में आना चाहिए आपको कि हमने विशिष्ट ऊष्मा में आपको क्लियर कट बताया है कि 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी भी ऊष्मा लगी होगी उसको हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो अगर ऊष्माधारिता में हम आपसे ये कह रहे हैं कि किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा लगेगी उसको हम ऊष्माधारिता कहते हैं। तो ऊष्माधारिता का सूत्र क्या बनेगा, Q बराबर ऊष्माधारिता का सूत्र बनेगा m/s। जब हमें पता है कि विशिष्ट ऊष्मा हमें रेट बताता है कि 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए मान लीजिए कि 40 कैलोरी ऊष्मा लगती है, तो अगर 5 ग्राम हो तो कितना लगेगा, 40 × 5 हो जाएगा। तो इसीलिए फार्मूला ये क्या बन गया, m/s। मतलब कि अगर हमें विशिष्ट ऊष्मा पता रहेगा, उसमें द्रव्यमान का गुणा कर देंगे तो हमें ऊष्माधारिता निकल आएगा। तो ये जो सूत्र आपको डिराइव किया गया है, ये कहीं नहीं, आप अगर थोड़ा सा
विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा देखते हैं तो आपको ऐसे ही ये बन जाएगा सूत्र, आपको डिराइव भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये ऊष्माधारिता का सूत्र ध्यान दे लीजिए। अब आगे हम आपको जो अगला हमारा है टॉपिक, इसका नाम है ऊष्मीय मान, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा पॉइंट है कैलोरीफिक वैल्यू, ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपटीशन में इससे एक प्रश्न, दो प्रश्न आसानी से पूछे जाते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू, आज हमारे जीवन में जो ईंधन का बहुत महत्व है, तो उन ईंधनों की क्या हम कैलोरीफिक वैल्यू जानना चाहते हैं। और जो भी ईंधन है, अगर उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी है तो वो ईंधन उतना ही उत्तम क्वालिटी का माना जाएगा। अब देखिए, ऊष्मीय मान मतलब कैलोरीफिक वैल्यू का हम परिभाषा आपको बता देते हैं। किसी ईंधन के पूर्ण दहन के बाद जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे ईंधन का कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। अब उदाहरण के तौर पे देख लीजिए कि हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं बाइक में, कार्स वगैरह में। तो पेट्रोल से क्या होता है कि वो उसका कंबस्शन होता है, मतलब वो इंजन में उसका दहन होता है, और दहन होने के बाद बाइक को ऊष्मा मिलती है, और ऊष्मा से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। जैसे बाइक क्या है, चलती है, या कार चलती है। अब कहने का मतलब ये है कि सबसे उत्तम क्वालिटी का ईंधन कौन सा माना जाएगा। सबसे उत्तम क्वालिटी का ईंधन वही माना जाएगा जिसके कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाए कि ऐसा कौन सा ईंधन है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अर्थात अगर हाइड्रोजन इस्तेमाल होने लगे तो इससे प्रदूषण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमें बहुत ही कम ईंधन में बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। कई पदार्थ तो ऐसे होते हैं, कई ईंधन ऐसे होते हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा मात्रा यूज़ करके हमें बहुत कम ऊर्जा मिलती है। कैलोरीफिक वैल्यू का सीधा सीधा मतलब यही है कि आप कम ही ईंधन इस्तेमाल के बाद ज़्यादा ऊर्जा मिल जाए। तो ऐसा कब संभव होगा, जब उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगा। तो हमने आपको ऊष्मीय मान में ये बताया कि किसी ईंधन के पूर्ण दहन के बाद जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे ईंधन का कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है, इसका नाम है जल तुल्यांक, वाटर इक्विवेलेंट। तो जल का वह द्रव्यमान जिसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितना कि अन्य पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए होती है, इसलिए जल तुल्यांक, इसलिए इसको जल तुल्यांक कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई पदार्थ है और वो 5 ग्राम का है, और उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए मान लीजिए 40 कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो इसका वाटर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, हम ये देखेंगे कि पानी का कितना द्रव्यमान हम लें कि उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 40 कैलोरी ही ऊष्मा की आवश्यकता पड़े। इसी को हम क्या बोलते हैं, जल तुल्यांक बोलते हैं। तो वाटर इक्विवेलेंट का सूत्र क्या हो जाएगा, m इंटू एस, m गुणे एस, जहाँ पे s क्या प्रदर्शित करता है, विशिष्ट ऊष्मा को। अब ये सारे टॉपिक हमने आपको क्लियर कट समझाया है। इसके बाद हम देखेंगे क्या, ऊष्मा के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ हीट, हीट कितने प्रकार की होती है। तो पहला हमारा पॉइंट हमने डाला है सेंसिबल हीट, और सेकंड हमने डाला है लेटेंट हीट। अब इन दोनों का मतलब समझिए, सेंसिबल हीट को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष ऊष्मा, और लेटेंट हीट को हम क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि प्रत्यक्ष ऊष्मा का मतलब ये है कि अगर आप ऊष्मा दे रहे हैं तो ऊष्मा से वस्तु का क्या होना चाहिए, तापमान बढ़ना चाहिए। तो सेंसिबल हीट की परिभाषा ये है कि प्रत्यक्ष ऊष्मा वह ऊष्मा है जो किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन किए बिना दी जाती है या ली जाती है। अर्थात कोई पदार्थ है, उसका भौतिक अवस्था नहीं बदला जाता है, और उसको दी जाती है तो उसका तापमान बढ़ रहा है, और ली जाती है तो तापमान घट रहा है। तो ये सीधा सीधा आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप ऊष्मा दे रहे हैं,
तापमान वस्तु का बढ़ना चाहिए, लेकिन तापमान नहीं बढ़ रहा है, तो आखिर में ऊष्मा कहाँ जा रही है? ऊष्मा अगर दे रहे हैं, इसका मतलब आप ऊर्जा दे रहे हैं, तो ये ऊष्मा काम क्या कर रही है? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। कि आप ऊष्मा तो दे रहे हैं, लेकिन वस्तु का तापमान न बढ़ करके वस्तु की अवस्था परिवर्तित हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। और अब इसका मैं मतलब समझाता हूँ। गुप्त ऊष्मा का आप उदाहरण आपने देखा होगा कि जैसे पानी है, पानी को जब आप ठंडा करते हैं, मतलब कि पानी से ऊष्मा ले रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब पानी से जब आप ऊष्मा ले रहे होते हैं, तो पानी क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, और फिर वो आपने उससे ऊष्मा ले लिया तो बर्फ़ में बदल जाता है, और उसका भी तापमान क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपने तो ऊष्मा ले लिया, लेकिन उसका तापमान क्यों नहीं घटा? 0 डिग्री सेल्सियस पे क्यों रह गया? तो कारण ये हुआ है कि जो आपने ऊष्मा लिया है, उससे हुआ क्या है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया है। मतलब वो लिक्विड, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल गया है। गुप्त ऊष्मा का एक और बढ़िया उदाहरण है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो ये जो हमने आपको पानी से बर्फ बनने का उदाहरण बताया, इसको हम क्या बोलते हैं? गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन मतलब फ्रीज, जिसको हम ठंडा करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, लेटेंट हीट आप फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा। और दूसरा हमारा टॉपिक है इसमें गलन की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो जैसे आप पानी गर्म कर रहे हैं, तो उसका पानी को ऊष्मा दे रहे हैं। मान लीजिए पानी का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था, आपने ऊष्मा दिया, 40 डिग्री सेल्सियस गया, और ऊष्मा दिया 60, 70, 80, 90, इस तरह से हुआ। फिर एक स्थिति ऐसा आया कि पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन आप अभी भी पानी को ऊष्मा दे रहे हैं, लेकिन पानी जो है अब उसका तापमान नहीं बढ़ रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही है, जबकि ऊष्मा दे रहे तो तापमान तो बढ़ना चाहिए था। तो आप देखेंगे होगा क्या कि जो पानी था वो भाप बनकर उड़ने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने ऊष्मा तो दिया, तो उसके तापमान में परिवर्तन न होकर के उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया, अर्थात वो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने लगा, अर्थात उसकी भौतिक अवस्था क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो ये आज का जो हमारा अध्याय रहा, आज के अध्याय में इतना ही। इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, और ये हीट एंड टेम्परेचर का जो टॉपिक है, इससे जो भी ऑब्जेक्टिव आपके ITI के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा और जो कंपटीशन के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा, वो एक साथ मैं सब निमी के क्वेश्चन बैंक से कराऊंगा, और मेरे ज्ञान में जो होगा कंपटीशन परीक्षा में आया हुआ वो भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो आप देखिए, और धन्यवाद।